बेटा, तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती है। कुछ तो रहम कर बेटा। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई में हमारे जीवन भर की सारी पूंजी खर्च कर दी है बेटा। अब उनके इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं तो मैं कहाँ मांगने जाऊँ बेटा। और तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे वह भी तुम दोनों भाइयों ने बांट लिए, तो अब मैं कहाँ हाथ फैलाऊं। बेटा, कुछ तो दया करो। उर्मिला जी अपने छोटे बेटे विनय के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि उतने में उनकी छोटी बहू श्रेया बन ठनकर तैयार होकर साइड में पर्स लटकाए अपने पति विनय से बोली, चलिए जी, मुझे शॉपिंग करने में देरी हो जाएगी और आपको ऑफिस भी तो जाना है। ना कहते हुए दोनों बेटे बहू कार में बैठकर उर्मिला जी के सामने से जाने के लिए तैयार हो गए। तभी उर्मिला जी बहू से अपने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, बहू, कम से कम मुझे अस्पताल तक ही कार में बैठाकर पहुंचा दो। इधर उधर दौड़ भाग करके मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में अब ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं रह गई। तभी श्रेया ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए फीकी मुस्कान के साथ अपनी सास के हाथों को झटकते हुए कहा, चल बुढ़िया, तेरी इतनी औकात नहीं ऐसी चमचमाती हुई कार में बैठने की। और कार का दरवाज़ा खोला और उस पर बैठकर विनय से कहा, चलो विनय, हमें देर हो रही है। इस बुढ़िया का क्या, इसका तो रोज का यही ड्रामा है। अभी थोड़ी देर में ही हमारा बेटा कुंज भी स्कूल से आ जाएगा, फिर तो मुझे कहीं निकलते ही नहीं बनता। विनय ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों पति पत्नी कार में बैठकर उर्मिला जी के सामने से ही चले गए। उर्मिला जी ठगी से उन्हें तब तक देखती रहीं जब तक कि उनकी कार उनकी नज़रों से ओझल ना हो गई। अब उर्मिला जी थक हार कर धीरे धीरे आंसू बहाते हुए अस्पताल के लिए निकली कि कुछ ही देर जाने पर उन्हें एक रिक्शा वाला मिल गया। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा रोक दिया और कहा, अम्मा जी, कहाँ जाना है? आइए रिक्शे में बैठिए। तभी उर्मिला जी ने बिना रिक्शे वाले को देखे ना में सिर हिला दिया और थोड़ी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी रिक्शे वाले ने कहा, अरे उर्मिला चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं रमेश, आपका पड़ोसी, जो बचपन में गांव में आपके हाथ से ही खाना खाने की जिद करता था और आप मुझे कितने प्यार से खिलाया करती थी। भूल गई क्या आप मुझे? उर्मिला जी ने अपने दिमाग में जोर डाला तो उन्हें याद आया, अरे हाँ बेटा रमेश, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तू कैसा है रे? जब से हम लोग गांव से शहर आए हैं, गांव के किसी भी लोग से मुलाकात नहीं हुई बेटा, और बुढ़ापे के कारण तो आजकल याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। रमेश ने उर्मिला जी को अपने हाथों का सहारा दिया और रिक्शे में बैठाने लगा तो उर्मिला जी ने मना करने लगी, क्योंकि उनके पास रिक्शे का भाड़ा देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब रमेश ने जिद करके अपने रिक्शे में बिठा ही लिया तो वो बैठ गई। रमेश बोला, चाची, आपको जाना कहाँ है? तभी उर्मिला जी ने आंखों में आंसू लिए सुबकते हुए कहा, बेटा, सरकारी अस्पताल की ओर ले चल। तेरे चाचा वहीं भर्ती है बेटा, उनकी हालत गंभीर है। इतना कहते ही वह वहीं बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगी। रमेश रिक्शा को तेज तेज चलाता रहा और जितना जल्दी हो सके वह उर्मिला जी को अस्पताल लेकर जाना चाहता था और उर्मिला जी से ऐसी हालत के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था। इसलिए वह उर्मिला जी को सांत्वना देता रहा और रिक्शा चलाता रहा। जैसे ही वो दोनों अस्पताल में पहुंचे, सबसे पहले रमेश ने उर्मिला जी का हाथ पकड़कर रिक्शे से उतारा और उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर उनके पति के पास ले गया। उर्मिला जी का लटका सा और मुरझाया सा चेहरा देखकर उर्मिला जी के पति गोवर्धन जी समझ गए कि उर्मिला को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने उर्मिला जी को हिम्मत बधाया कि वे जल्द ही ठीक होकर घर चलेंगे। लेकिन उनके साथ जो लड़का खड़ा था उसे वह पहचान ना पाए। तभी रमेश ने उनका चरण स्पर्श किया और अपने बारे में अपने बचपन की बात याद दिलाकर याद कराया। तब गोवर्धन जी भी बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना। रमेश ने उसे आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उनकी हर संभव सहायता करेगा। रमेश की बातें सुनकर गोवर्धन जी खुश हो गए और वे शांत मुद्रा में एकटक अस्पताल की छत को निहारने लगे। तभी रमेश ने उर्मिला जी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि काकी, ऐसी क्या बात है जो आप दोनों इतने परेशान हो रहे हो, जबकि आप तो छोटे भैया विनय के पास रहते हो ना? जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर आप लोग कितने परेशान क्यों हो रहे हो? रमेश की ऐसी हमदर्दी भरी बातें सुनकर उर्मिला जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने वह सारी बातें रमेश को बता दिया जैसा व्यवहार उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। रमेश उर्मिला जी को चुप कराते हुए बोला, तो चाची, आप बड़े भैया के पास क्यों नहीं चली जाती मदद मांगने?
तब उर्मिला जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं सुख के दिनों में छोटे बहू बेटे के पास रही और दुख के दिन आते ही बड़े बेटे बहू को परेशान कैसे कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। रमेश और उर्मिला जी की सारी बातें गोवर्धन जी ने सुन ली। बहू बेटे का ऐसा दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ होता हुआ वे सहन नहीं कर पाए और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के नर्स, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें बचा ना पाए। और उसी समय गोवर्धन जी उर्मिला जी को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उर्मिला जी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। फिर बेशर्म की तरह फिर से अपने छोटे बेटे विनय को फ़ोन किया और अपने पति के पार्थिव शरीर को उसी के घर ले गई। बड़े बेटे बहू को भी संदेश दे दिया गया। वो भी रोते बिलखते आए और अपने पिता की 13वीं तक रुककर वे दोनों चले गए। रमेश भी अपने घर को चला गया। अब तो उर्मिला जी का एक एक दिन एक एक बरिस की तरह बीत रहा था। जिस कमरे में दोनों पति पत्नी रहते थे, वह कमरा घर के पीछे था। अब वह कमरा उन्हें काटने को दौड़ता था। वहाँ अब 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे विनय से कहा, बेटा विनय, मुझे अब घर के पिछले कमरे में नींद नहीं आती है। आगे वाला कमरा भी तो खाली है। मेरा सामान उसी कमरे में रखवा दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीने से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हल्की सी आहट होती है तो लगता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। तभी विनय गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोला, माँ, आप क्या कोई छोटी बच्ची हो? और इसी कमरे में तो आप आज तक रह रही हो ना, फिर अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पता है ना, कोई मेहमान आता है या फिर आपके पोते कुंज को खेलने का मन करता है तो वह उसी कमरे में ही खेलता है। फिर वह कमरा हम आपको कैसे दे सकते हैं? उर्मिला जी बोली, बेटा, पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी थे, पर अचानक से वे हमें छोड़कर चले गए। अब मैं वहाँ सो नहीं पाती हूँ, और अगर मैं आगे वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है कुंज को? जब जी चाहे कमरे में खेल सकता है। और हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं वापस उसी कमरे में चली जाऊंगी। मेहमान तो 2-4 दिन के लिए आते हैं। तभी उर्मिला जी की छोटी बहू श्रेया आई और बोली, अच्छा बुढ़िया, इस घर में कौन रहेगा यह आप तय करेंगी। भूलिए मत, यह घर मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इससे बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी, फिर क्यों नहीं गई आप उनके साथ रहने के लिए? बाबूजी की रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ लेके आए ताकि आपकी सेवा करेंगे तो आप हमारे लिए ज़्यादा सोचेंगी, पर नहीं, आपने हमसे ज़्यादा जेठ जी की मदद की। और वह भी देखो कैसे क्रियाक्रम में आए, मिले जुले, और ये नहीं कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाए, छोड़ गए यहाँ हमारे सर पर बोझ। तभी उर्मिला जी बोली, बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आलोक और शिखा बहू तो मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई। अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटी बहू बेटे बहू के पास इतने दिन तक रही और पति के गुजरते ही सुख सुविधा के लिए अपने बड़े बेटे के पास चली गई। लोग तुम्हें ही बातें सुनाते, मैं तो तुम लोगों का सोचकर यहाँ रुक गई, और तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसे को दोनों बेटों में बराबर ही बांटा था। अगर यकीन ना हो तो विनय से पूछ लो। शिखा बहू तो पैसों को बड़ी हिफाजत से खर्च करती है, इसीलिए तो उनके पास पैसे थे। और तुम लोगों ने शहर में घर बनवा लिया, उन्होंने शहर से हटकर मकान बनवाया। श्रेया बोली, जब सोचना था हमारे लिए तब तो आपने सोचा नहीं, और अब क्या ताने दे रही हो? बेहतर होगा गांव की ज़मीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। और सुनिए, अगर अपने बड़े बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहिए आपको यहाँ से ले जाए और रखे अपने साथ, फिर तो आपको डर नहीं लगेगा ना। चलो जी, आप नाश्ता कर लो, आप जल्दी से दफ्तर जाओ, इनका तो रोज़ का यही ड्रामा है। बेचारी उर्मिला जी अभी 2 महीने पहले ही उनके पति गोवर्धन जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा आलोक प्राइवेट नौकरी करता था और बहू घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे और पिता से रिटायरमेंट के बाद मिली मदद से घर बनवाया। आलोक और उसकी पत्नी शिखा ने शुरू से ही पैसों को सहेजा, पर विनय शुरू से ही मौज मस्ती से जीता था। जब उसे पैसे कम पड़े तो उसका दोषी भी वो अपने माता पिता को ठहराने लगा था। समय बीतता गया। उर्मिला जी सोचती थी कि कैसे अपने बड़े बेटे बहू को अपने मन की बात कहूँ, लेकिन वे लोग भी क्या सोचेंगे।
तभी आलोक का फ़ोन आया। माँ कैसी हो? वहाँ जाकर तो आप हमें बिल्कुल भूल गई। आप तो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन तो आप हमारे पास आकर रह लो। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त पर आप वहीं थी, तो वहाँ बहुत सारी यादें होंगी आपकी। पर माँ, हमें भी तो मौका दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सकें। उर्मिला जी का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि बेटे ने मेरे मन की बात कह दी। वे बोली, बेटा आलोक, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कट रहा है। रात में ना जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा हो। उर्मिला जी की आवाज़ में बहुत दर्द था। फ़ोन स्पीकर पे था तो शिखा ने यह बात सुन ली। शिखा फ़ोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थक गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है मम्मी जी, आपको रात में नींद नहीं आती क्या? शिखा की आवाज़ सुनते ही उर्मिला जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो किसी ने बड़े स्नेह से पूछा हो। आलोक बोला, माँ अब घबराइए मत, मैं विनय से बात करता हूँ और जल्द ही आपको लेने के लिए आता हूँ। फिर शिखा ने उर्मिला जी की हिम्मत बढ़ाई, तब जाकर उर्मिला जी कुछ शांत हुई। अगले दिन रविवार था। आलोक ने विनय को फ़ोन किया। विनय, क्या बात है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई थी तो उनकी आवाज़ में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। विनय बोला, भैया इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिनों के लिए माँ को क्यों लेकर नहीं चले जाते? विनय की बातों में विरोधाभास था, लेकिन आलोक बहुत समझदार था, इसलिए उस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। बस इतना ही बोला, मैं दोपहर तक माँ को लेने आता हूँ, और फ़ोन रख दिया। उधर आलोक ने फ़ोन रखा और इधर विनय ने उर्मिला जी पर शब्दों से प्रहार करना शुरू कर दिया। क्यों माँ, यह ऐसी क्या कमी हो गई जो भैया से मेरी शिकायत करने लगी? लगता है अब आपके बहुत पर निकल आए हैं। आ रहा है आपका लाडला बेटा, चली जाना उसके साथ और जितना जी चाहे शिकायत कर लेनी मेरी। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी तो रहे नहीं जो मेरी क्लास लेते। और हाँ, अपना सारा सामान लेकर चली जाना, ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का बहाना नहीं मिलना चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से से वहाँ से चला गया। श्रेया अपने कमरे में बैठी विनय की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अच्छा ही है, यह मनहूस बुढ़िया यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी तो मुझे अपनी मर्जी से घूमने फिरने शॉपिंग करने का मिलेगा। लेकिन अपने बेटी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर उर्मिला जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी 4-5 घंटे के इंतजार के बाद बड़ा बेटा आलोक विनय के घर पहुंचा। उर्मिला जी ने अपने बड़े बेटे को देखा तो उनकी जान में जान आई और उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। तभी विनय भी वापस घर आ गया और माँ को रोता देख बोला, माँ अब तो जा रही हो ना अपने लाडले के घर, फिर ये रोना धोना क्यों? आप तो ऐसे जता रही हो जैसे हम आपकी देखभाल ही नहीं करते थे। तभी आलोक ने प्यार से पूछा, आखिर तुम इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो विनय? और यह माँ से बात करने का क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो वह हमारी माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी श्रेया चाय लेकर आई और बोली, भैया अब जिसको कमी होगी वह तो तकलीफ में होगा ना। माँ जी कहती हैं बाबूजी के रिटायरमेंट का सारा पैसा बराबर बराबर बांटा है। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बना लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। आलोक बोला, श्रेया बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किस परिस्थिति में पहले रहते थे क्या तुम्हें मालूम नहीं? विनय बोला, छोड़िए उन बातों को, यह गांव की जमीन और घर का क्या करना है, बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। आलोक बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी इसका फैसला माँ करेगी, मैं नहीं। अगर गांव का भी सब कुछ बेच देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी उर्मिला जी वहाँ आई और बोली, बेटा मैंने अपना सारा सामान बांध लिया है। तभी श्रेया बोली, वाह माँ जी, आपको तो जाने की बड़ी जल्दी है, जैसे हम आपको यहाँ खाने पीने को भी नहीं देते हैं। उर्मिला बोली, वह बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर आलोक को गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। आलोक बोला, देख रहे हो विनय, आज भी माँ हमारे लिए ही सोचती है। चलो माँ चलते हैं। वहाँ से आने के बाद उर्मिला जी को कम से कम बेटी बहू के कटु शब्दों का सामना तो नहीं करना पड़ता था, पर विनय बार बार फोन करके गांव की संपत्ति बेचने की बात करता था। एक दिन उर्मिला जी ने उससे गुस्से में कह दिया, जो बांटना था तुम्हारे बाबूजी बांट चुके हैं,
अब जो कुछ भी गांव की संपत्ति है वह मैं अपने पोते पोतियों को बांट दूंगी, वरना वो भी क्या कहेंगे कि दादी हमें कुछ भी नहीं देकर गई। तभी से विनय और श्रेया उर्मिला जी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनसे मिलना तो दूर, फोन पर बात करना तक छोड़ दिया। जब एक बार आलोक ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर उन लोगों ने बहुत हंगामा किया। उर्मिला जी के सब्र का बात उसी दिन टूट पड़ा और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसी को दूंगी। उर्मिला जी के मुंह से इतना सुनना था कि श्रेया सब के शब्दों में मिश्री घुल गई। वह बोली, अच्छा तो चलिए हमारे साथ। तभी उर्मिला जी को वह सारी बात याद आ गई, जिस प्रकार का व्यवहार श्रेया और विनय उनके साथ किया करते थे। उर्मिला जी को वह बात याद थी जब श्रेया ने अपनी एक सहेली से उर्मिला जी के सामने ही यह कहा कि यह तो हमारे गांव की एक गरीब महिला है जो काम के बदले हमारे घर पे रहती है और 2 वक्त का खाना खाती है। उन्होंने श्रेया से कहा, बहू तुम दोनों ने तो मुझे अपने घर कभी न आने का हिदायत दिया है ना, फिर बाजी कैसे पलट गई। तभी श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी हम तो आपके बच्चे हैं, गलती तो बच्चों से ही होती है ना, लेकिन माँ बाप का काम है गलतियों को क्षमा कर देना। लेकिन जब उर्मिला जी अपने बेटे बहू की बातों में ना आई तो उन दोनों ने वहाँ खूब हंगामा किया और उर्मिला जी को मनहूस कहते हुए कहा, यह जहाँ भी रहेगी उसका कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा ही है इनसे हमारा पीछा छूटा, वरना पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को मिलते। और भी बहुत कुछ भला बुरा कहकर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए। अब तो श्रेया को समझ में आ गया था कि माँ जी वापस नहीं आने वाली है, इसलिए वो रोज ही किटी पार्टी में जाती, नए नए फैशन करती। वही विनय भी बिना किसी के डर के पैसे खर्च करके अपने महंगे महंगे शौक पूरे करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वे दोनों कंगाल हो गए, कर्ज से इतने लद गए कि उनका घर से बाहर जाना दुर्लभ हो गया। और कर्जदार जब घर तक आकर जान से मार देने की धमकी देने लगे तो उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, लेकिन सभी का कर्ज पूरा नहीं दे पाए। अब तो विनय और श्रेया सड़क पर आ गए। कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अपने बड़े भाई और माँ के पास जाने की उनकी हिम्मत ना हुई। अंत में वही रमेश रिक्शा वाला उन्हें मिल गया और उन दोनों को अपने घर ले गया। अब वे दोनों रमेश के साथ रिक्शे में बैठकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते और अपना और अपने बेटे का पेट भरते। वहीं दूसरी ओर उर्मिला जी के बड़े बेटे आलोक और बहू शिखा ने उर्मिला जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह सुबह उर्मिला जी चुपचाप बैठी थी, तभी शिखा आई और बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों बैठी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। उर्मिला जी बोली, नहीं बहू सब ठीक है, यूं ही नींद नहीं आ रही थी। शिखा उर्मिला जी की बातें सुनकर परेशान हो गई कि माँ जी को क्या हो गया। वह अपने पति से बोली, सुनिए जी। आलोक बोला, क्या हुआ शिखा, थोड़ी देर तो और सोने दो यार, आज तो रविवार है, आज तो इतनी जल्दी मत जगाओ। शिखा बोली, आप यहाँ बेफिक्र सो रहे हो, वहाँ माँ जी। माँ की बात सुनते ही आलोक उठकर बैठ गया और बोला, माँ को क्या हुआ बताओ तो सही। शिखा बोली, आलोक मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, वह तो ना ठीक से खाती हैं और ना ही ठीक से सो पाती हैं। अभी भी वह बालकनी में बैठी हैं गुमसुम सी, मुझे उनकी चिंता हो रही है। पापा जी के अचानक चले जाने के बाद न जाने वहाँ उनके साथ क्या हुआ जो हमेशा गुमसुम बैठी रहती हैं। आलोक बोला, शिखा पापा का अचानक चले जाना हम सबके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया की तरह थे जो अब तक हमें अपने अनुभव के कारण जीवन की धूप और गर्मी से बचाते थे। अब वो छाया नहीं रही। यह कहकर आलोक भी उदास हो गया। शिखा बोली, आलोक जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी तो नेक हो सकते ना। मम्मी जी का यूँ अकेले रहना, नींद न लेना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचिए, अभी तो वो चल फिर सकती हैं, कल को अगर बिस्तर पे पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, हमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें अभी से उनका ख्याल रखना होगा। आलोक बोला, तुम ठीक कह रही हो शिखा, मैं आज बल्कि अभी ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ऐसा करो जल्दी जल्दी डॉक्टर का नंबर लगा दो। शिखा मुस्कुराकर बोली, आलोक उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। आलोक बोला, क्या मतलब हमारे पास उनका इलाज कैसे है। शिखा बोली, जब बचपन में आप डर जाते और अकेलेपन में घबराते तो आप क्या करते थे। आलोक हंसकर बोला, अरे मत पूछो, गलती से अगर हवा चलती और खिड़की आवाज़ करती तो मैं डर कर माँ के पास भाग जाता और माँ जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखती सारा डर भाग जाता। पर यह सब
अच्छा, अब समझा। शिखा बोली, हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। दिन में तो मैं उनके साथ आसपास रहती हूँ और गुड़िया भी उनसे काफ़ी बातें करती है, तो आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त अभी उनके साथ बिताइए। मैं कहती हूँ कि छुट्टी के दिन आप उनके साथ सोया कीजिए। अपने बचपन की बातें, नादानियों से उनके साथ बीती घटनाओं का उनका स्मरण करवाइए। देखिएगा, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। आलोक ने शिखा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, शिखा, तुम कितनी अच्छी हो, सब बातों को कितनी अच्छी तरह से समझती हो। आज रविवार है, आज रात में मैं माँ के पास ही सोऊंगा। शिखा बोली, यही अच्छा होगा। फिर पूरा दिन आलोक और शिखा ने किसी न किसी बहाने उर्मिला जी को व्यस्त रखा और रात में खाना खाकर जब सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, तब आलोक पानी की बोतल लेकर उर्मिला जी के कमरे में आ गया। कौन कौन है? आलोक ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा, माँ, मैं हूँ आलोक। आलोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बेटा, काफ़ी रात हो गई है, तुम सोए नहीं, कुछ काम था क्या? इतना कहते हुए उर्मिला जी जैसे ही उठने लगी, आलोक ने धीरे से माँ को वापस से लिटाते हुए कहा, अरे माँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा यहीं। उर्मिला बोली, तू यहाँ सोएगा, मगर क्यों बेटा? और बहू गुड़िया बेटा, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। आलोक उर्मिला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, नहीं माँ, माँ, मैं कहा ना, मैं आपके पास सोऊंगा। उर्मिला जी हंसकर बोली, तू बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम शिखा बहू के साथ झगड़ा करके आए हो। देखो आलोक, बहू बहुत अच्छी है, उसके साथ झगड़ा मत किया करो। अब जाओ अपने कमरे में सोने के लिए और जाकर उसे मना लो, वह मान जाएगी। आलोक बोला, मैं जानता हूँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ा करके आया हूँ। माँ, याद है आपको बचपन में जब मैं डर जाता था या कभी भूत वाली पिक्चर देखकर आता था तो आपके पास आकर सो जाता था। उर्मिला जी हंसकर बोली, हाँ याद है, पर मेरे बुद्धू बेटे, तुम यह क्यों बोल रहे हो? तुम उस वक्त छोटे बच्चे थे, कमज़ोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसलिए तुम मुझसे लिपट कर सो जाते थे, पर अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। आलोक माँ के हाथों को अपने गालों के नीचे रखकर बोला, माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में कमज़ोर, घबराकर, डर कर अपने से बड़ों या माँ या बाप के साथ बेखौफ होकर सो जाते हैं, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी तो अकेले में कभी कभी घबराहट महसूस कर ही सकते हैं ना। तो क्या वे अपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने के बाद से अकेलापन महसूस करने लगी हैं, इसलिए आपको वहाँ भी नींद नहीं आती और अभी विनय के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है। पर माँ, यह सब तो जीवन में चलता रहता है। आप ही तो कहती थी कि जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करने से वह भूत की तरह भाग जाती है। आलोक की बातों पर उर्मिला जी हंसने लगी। आलोक बोला, माँ, आप अकेली नहीं हैं। जैसे पहले आपका आंचल मेरे लिए मेरा सहारा था, वैसे ही आपका मजबूत कंधा आपके साथ है। आपका यह बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। माँ कहकर आलोक एक बार फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे के बाहर खड़ी शिखा ने यह सब सुना तो उसकी भी आंखें भर आई। माँ बेटे के प्रेम के बीच में वह दखल नहीं देना चाहती थी, तो चुपचाप आकर अपनी बेटी के पास सो गई। इधर माँ बेटी दोनों की आंखें भीगी हुई थी। बेटा माँ के हाथों को सहलाया और माँ बेटे के गालों को, और कुछ देर बातें करते करते बेखौफ बेखबर उर्मिला जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद सो गई। वक्त बीतने लगा और वक्त के साथ साथ उर्मिला जी अब आलोक के घर में पूरे अधिकार के साथ रहने लगी। एक दिन आलोक ने माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है, मेरी इच्छा है क्यों ना एक कार ले ली जाए। तभी उर्मिला जी की आंखों के सामने वह दृश्य तैर गया जब श्रेया ने उर्मिला जी को चमचमाती कार में बैठने की औकात नहीं है कहा था। वह बात याद आते ही उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। जब आलोक और शिखा ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने वह सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह श्रेया ने उन्हें बेइज्जत किया था। अब तो आलोक ने ठान लिया था कि वह माँ को चमचमाती कार में बैठाकर ही रहेगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही आलोक ने नई चमचमाती कार घर पे लाया और उसकी पूजा के लिए अपनी माँ, पत्नी और बेटी को साथ लेकर शहर के सबसे बड़े मंदिर बालाजी गया। जैसे ही कार से उतरी, उनकी नज़र मंदिर के बाजू में चल रहे काम करने वाले मजदूरों पे पड़ी। उन्होंने देखा जो औरत ईंट गारे का काम कर रही थी वह श्रेया की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी उन्होंने शिखा से कहा, शिखा बहू,
क्या वह काम करने वाली औरत श्रेया है? शिखा ने उसे देखा तो वह भी दंग रह गई। तभी थोड़ी ही देर में विनय भी फटे पुराने कपड़े पहने सीमेंट और ईंटों के डस्ट से इतना गंदा दिख रहा था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। तभी रमेश ने दूर से आवाज़ लगाया, उर्मिला चाची कैसी हो? उर्मिला जी का नाम सुनते ही विनय और श्रेया की नज़र जब उनकी बड़े बेटे बहू पर पड़ी तो वे शर्म के कारण इधर उधर मुंह छिपाने लगे। तभी उर्मिला जी ने मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवाया और मंदिर के लोगों और वहां बाहर बाजू में काम कर रहे सभी मजदूरों को भी मिठाई और प्रसाद बंटवाया। जब विनय और श्रेया मजदूरों की लाइन में खड़े होकर प्रसाद और मिठाई ले रहे थे तब उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उर्मिला जी का मन उन्हें देखकर पहले तो ममता से भर गया, लेकिन करतूत याद आते ही वे निष्ठुर की तरह सभी को प्रसाद बंटवाया और चमचमाती कार में जाकर बैठने लगी। तभी उनके छोटे बेटे बहू उनके कदमों में जाकर गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। तभी रमेश भी वहाँ आ गया और उर्मिला जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची आप तो माँ है और माँ का हृदय विशाल होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन दोनों पापियों को माफ़ कर दीजिए और गांव का ज़मीन जायदाद जो इनके हिस्से का है इन्हें दे दीजिए, वरना आप में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तभी उर्मिला जी ने उन्हें आलोक के घर आने के लिए कहा और वे आलोक और उसके परिवार के साथ चमचमाती कार में चली गई। वहीं विनय और श्रेया रमेश के रिक्शे में बैठकर आलोक के घर पहुंचे। तभी उर्मिला जी ने श्रेया को याद दिलाया, बहू याद है वह दिन जिस दिन मैं मेरे पति के इलाज के लिए पैसे की भीख मांग रही थी और अस्पताल तक कार से पहुंचने के लिए मिन्नतें की थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी चमचमाती कार में नहीं बैठाया था और पैसों के लिए मेरी बेइज्जती की थी। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जाओ तुम दोनों गांव के घर में रहो और अपने हिस्से की खेती करो। आलोक ने अपने हिस्से की ज़मीन में एक अच्छा सा अस्पताल खुलवाया ताकि जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता को इलाज के बिना खो दिए वैसे दूसरे लोग अपने परिवारजन को ना खो सके। विनय और श्रेया पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। वही आलोक माँ की छत्र छाया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों, माता पिता के दिल के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता, और वह मिल गया तो समझो आपको सारे जहाँ की दौलत मिल गई। लेकिन अगर माँ बाप का दिल रोता है तो उसकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए माँ बाप की इज्जत किया करें, उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।